everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now again. जी हाँ, 8 बजे हमारी क्लास हो चुकी है जिसमें हमने जनरल पेपर की बात की थी और हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एजुकेशन की क्लास को लेकर। तो जो भी स्टूडेंट्स 8 बजे वाली क्लास में नहीं जुड़े हैं वो याद रखें कि कल रात को आपको जरूर जुड़ना है क्योंकि 8 बजे हमारी जनरल पेपर की क्लास होती है, ठीक है। और रात को 9 बजे एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मेन सब्जेक्ट एजुकेशन है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो 9 बजे जुड़ना है एजुकेशन के लिए। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझे अपना हिस्सा समझ सकते हैं, मेरी शुभकामनाएं आप तक पहुंच सकती हैं, उन सभी भाषाओं में आपका अभिवादन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास जिसमें हमें बात करनी है पर्सनालिटी की। तो जल्दी जल्दी से आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सेल्फ लर्निंग को लॉग इन कर लीजिए और जुड़ जाइए। जो सेल्फ लर्निंग के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं वो उन तक डायरेक्ट लिंक पहुंच जाती है, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको नंबर नोट कर लेना है। जो नंबर है 8109394696, इस पर आपको मुझे मैसेज करना है, ठीक है। कॉल नहीं होगा, इस पर सिर्फ मैसेज करना है। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा जिसमें मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन आपसे कर सकती हूँ उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। तो बात कर लेते हैं आज हमारा क्योंकि कल हमने बात कर ली थी, देखिए फर्स्ट क्लास में हमने बात करी थी लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी यानी कि यूनिट 3 की फर्स्ट क्लास में हमने बात करी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सेकेंड हमने बात करी थी कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जो क्लास हमारी कल हुई थी। नहीं देखी है देख सकते हैं। आपको जाना है सेल्फ लर्निंग में, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 3 के नाम से, आप उसमें आज की क्लास कल की क्लास को देख सकते हैं। आपको जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है उसी का थंबनेल मिल जाएगा, क्लियर। चलिए अब हमें इसके बाद पढ़ना है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की थ्योरी को पढ़ना है। आपके सिलेबस में है पर्सनालिटी, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, डेफिनेशन ऑफ एंड थ्योरीज। पर्सनालिटी की डेफिनेशन एंड थ्योरीज, किस किस की थ्योरीज पढ़नी है आपको पढ़नी है फ्राइड की थ्योरी, कार्ल रोजर्स की थ्योरी, गॉर्डन अल्पोर्ट की थ्योरी, मैक्स बर्दिमर की थ्योरी, और उसके बाद में कोर्ट कोफका की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यूनिट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं पर्सनालिटी पर। और ना सिर्फ आपके यूजीसी नेट के स्टूडेंट बल्कि जो सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में सिगमंड फ्राइड की थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरीज आपको पढ़ना ही है। तो वो सारे स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो एमएड कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, तो वो लोग भी जुड़ जाएं। और जो नेट की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में नेट के बारे में सोच रहे हैं वो भी जुड़ जाए। तो ये सारे ही स्टूडेंट्स के लिए क्लास बेनिफिशियल है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा, इस नंबर को कर देती हूँ मैं मिटा देती हूँ, और अभी तक नहीं किया है तो ऐसा करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहां पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी और नंबर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, तो उसमें भी आप मुझसे ज्वाइन हो जाइए। पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी किसे कहते हैं? तो हिंदी में इसे कहा जाता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब इंसान को आप जब देखते हैं ना, सबसे पहले आप देखते हैं तो इंसान के बारे में, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम नहीं पता, सरनेम नहीं पता, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बट आप उसके संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले जो आपको अट्रैक्ट करती है वो क्या करती है? उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है कि वो मतलब कैसे खड़ा हुआ है, किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से उसका अपीयरेंस है, तो ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब ये पर्सनालिटी को समझने की बात तो यहाँ पर हमें करनी है कि भाई किसी की पर्सनालिटी हम कैसे समझ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने लाइक होंगे ना उससे मुझे समझ में आता है कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स ने तो एटलीस्ट इसको देखा है, तो लाइक जरूर करिएगा। उसमें कोई हर्ज आपका नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं मिलना है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है अगर आप लाइक कर देते हैं। चले अब हम पढ़ लेते हैं पर्सनालिटी के बारे में। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है। अब ये जो शब्द है वो एक शब्द से बना है जिसको कहा जाता है पर्सोना। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा। प्राचीन काल में कई लोग अलग अलग तरीके से एक्ट करते थे, मतलब सपोज करें जैसे रामलीला होती है हमारे यहाँ, तो क्या होता है कि अलग अलग तरह से लोग कभी राम बन जाते हैं मुखौटा लगा के, इन
सीता बन जाते हैं, हनुमान बन जाते हैं और इस तरीके से एक्ट करते हैं। तो जब वो किसी तरीके का मुखौटा लगा लेते हैं ना, तो वो अंदर से अपनी पर्सनालिटी को वैसा ही चेंज कर देते हैं, वैसा ही अपनी पर्सनालिटी को बना लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, एक मेल पर्सन है और वो सीता का रोल अदा कर रहा है, तो वो सीता जैसा ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, तो एक मुखौटा लगा लेता है। तो पर्सनालिटी जो शब्द बना है वो किससे बना है? इसी लैटिन भाषा का जो शब्द है पर्सोना, इससे बना है। इसको कहा जाता था मुखौटा, ठीक है। तो पर्सनालिटी इस तरीके से अपने आप को दिखाती है। कई बारी जो हम अंदर से नहीं भी होते हैं वो भी हमें नजर दूसरों को दिखाना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहली बात तो इनिशियली आपको ये समझना है कि किस भाषा के शब्द से ये बना है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से क्वालिटी क्या क्या होती है पर्सनालिटी की, ये आप समझ लीजिए। देखिए पर्सनालिटी जो है वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब है एक जैसी नहीं रहती, कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। आपकी पर्सनालिटी आप खुद ऑब्जर्व करें, अपने आप को अपना अवलोकन करें, तो आपको समझ में आएगा कि आज से 5 साल पहले आप जैसे थे आज वैसे नहीं हो। कई गर्ल्स हैं जो कि रिलेट कर पाएंगी इस चीज से कि वो जब शादी नहीं हुई थी, जब अपने घर में थी, अपने माँ बाप के घर में थी, तो उनकी किस तरीके से उनका हाव भाव था, कैसा रहन सहन था, किस तरीके से वो अपने आप को, अपने घर को, अपने वातावरण को देखती थी, वो अलग था। बट शादी होने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाती हैं, तो पर्सनालिटी भी बदलती है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बदलता है, तो आपकी सोचने समझने का नजरिया बदलता है, लोगों के साथ बातचीत करने का नजरिया बनता है, अपने आप को कंट्रोल करना आ जाता है, एग्रेसिव जो है वो कम हो जाता है। पहले बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते थे आप, अब कम हो जाते हैं। तो ये सब चीजें कंटिन्यूअसली बदलती रहती हैं। तो जो व्यक्ति आज ऐसा है 5 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा, उसकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। जो व्यक्ति घर में अपने घर में जब रहता है तो जिस तरीके से रहता है वैसा बाहर नहीं रहता, ऑफिस में उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है। एक व्यक्ति अपने माँ बाप के सामने जिस तरीके से एक्ट करता है वो अलग होता है, अपनी वाइफ के सामने जिस तरीके से एक्ट करता है वो अलग होता है। मतलब वो अपने ऊपर कई सारे मुखौटे लगाए रहता है, ठीक है। और ये सारे मुखौटे जो होते हैं ना वो उसकी इनर पर्सनालिटी से चेंज होते हैं, अंदरूनी पर्सनालिटी उसकी अलग होती है। जब वो व्यक्ति अपने आप में अकेले में रहता है ना, जब वो अपने आप से बात करता है तब वो एक्चुअल होता है, ठीक है। बाहर मुखौटे लगा के वो अपनी पर्सनालिटी को बदलता रहता है। तो पर्सनालिटी कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, लगातार चेंज हो जाती है, यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। मतलब अगर कोई जुड़वा बच्चे भी हैं, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, देखने में शक्ल एक जैसी है बट उनकी पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है। जिस तरीके से आपके फिंगरप्रिंट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है। दो लोग कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कई बारी हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम कंपेयर करते हैं लोगों को, ये भाई बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा था, उससे मिले थे वो बहुत अच्छा था, तू देखो ऐसा है। लेकिन ये बात मान के चलिए कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। उन दोनों में सिमिलैरिटीज हो सकती है बस उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। सबकी पर्सनालिटी अपने आप में यूनिक होती है, इसलिए ये बात आप ध्यान में रखा करें, क्लियर। अब होता है कंप्लीट बिहेवियर। पर्सनालिटी इंसान की कंप्लीट बिहेवियर को बताती है, तो वो व्यक्ति एक्चुअल में कैसा है, उसका पूरा व्यवहार कैसा है उसको बताती है। तो अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई पर्सनालिटी है क्या, किस तरीके से बदलती है, क्या कहते हैं इसको, ये समझ में आ गया। अब हमें पढ़नी है, चूंकि थ्योरीज पढ़नी है हमको, तो हमें पढ़नी है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। आज हम सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्राइड जो है, क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहली जो है वो फ्राइड की है। तो ये है भाई सिगमंड फ्राइड, ठीक है। अब इनकी पर्सनालिटी की थ्योरी को आपको पढ़ना है। तो इनका जो पर्सनालिटी पर काम है वो बहुत एमिनेंट काम है, मतलब कहना चाहिए एक विख्यात काम कहा जाता है पर्सनालिटी पर, क्योंकि सबसे पहले सबसे प्रमुख थ्योरी मानी जाती है सिगमंड फ्राइड की, क्लियर। तो क्या थ्योरी है इनकी, इसको हम समझेंगे। पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि कहा क्या जाता है। इसको कहा जाता है साइकोडायनेमिक थ्योरी। देखिए आप नेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको जो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा ना वो एकदम ऐसा नहीं आता
कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा आंसर आपको देना है, बहुत सारे घुमा फिरा के भी आते हैं। तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, उसको साइकोडायनामिक थ्योरी भी कहा जाता है, साइको एनालिटिक अप्रोच भी कहा जाता है। इस तरीके से अलग अलग नाम भी आपको याद रखने हैं। आप जो मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स बना लिया करो। नोट्स बनाने की बात मैंने आपको पहली क्लास में भी बताई थी, क्योंकि अपनी बात अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं उनसे बेहतर कुछ भी नहीं होता। कोई बुक नहीं है जो आपके हाथ के बने हुए नोट्स को बताती, क्योंकि आप उसमें अपनी जो आपको समझ में आता है ना, जिस भाषा में जिस तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से आप उसमें लिख लेते हो। ठीक है, देख के टीपना नहीं है, उठाया और किसी से टीप लिया, आपको अपनी भाषा में समझ के लिखना है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने क्या था कि ये सारी चीजें पढ़ी, नोट्स बनाती गई, रफ में नोट्स बनाती गई। ये आप यकीन मानिए कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जब हम लास्ट में, जैसे मैंने साइकोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, फिलोसफी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जब आप लास्ट में रिवाइज करने के लिए जाते हैं ना, तो आपके दिमाग से ये सब चीजें उड़ जाती हैं, मतलब वैनिश हो जाती है, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है, फिर आप समझते हैं यार फ्राइड की थ्योरी थी, फिर उसके बाद में जो हमने कल पढ़ी थी प्याजे की थ्योरी, उनमें दोनों में क्या सिमिलरिटी है, एक ही है, अंतर है बहुत सारा। तो जब पता है क्या होता है, जब आप नोट्स देखते हो ना, अपने नोट्स देखते हो, अपने हाथ से बने हुए नोट्स देखते हो, तो आपको वो सारी चीजें ना बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाती। हाँ देखो, पर्सनालिटी पे जो थ्योरी थी ना वो थी फ्राइड की, और जो डेवलपमेंट पे जो थ्योरी थी ना वो प्याजे की थी। तो ये चीजों में डिफरेंस आता है। तो ये अगर आप बुक देखने जाओगे ना तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाया करो। ठीक है, चलो नोट्स, ये एक ज्ञान हो गया मेरी तरफ से, जिसको आप रख सकते हैं अगर चाहें तो। साइको डायनेमिक थ्योरी या फिर साइको एनालिटिक अप्रोच है जिसे कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, जो सिगमंड फ्राइड थे वो क्या थे? ऑस्ट्रियन मूल के वैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे, मतलब साइकेट्रिस्ट थे एक तरीके से, जो मन की स्थितियों के बारे में बार बार बताते हैं, समझाते हैं, वो मनोचिकित्सक थे आपके सिगमंड फ्राइड। इनका एमिनेंट वर्क है पर्सनालिटी के फील्ड में, यानी कि विख्यात पर्सनालिटी थे ये, एमिनेंट पर्सनालिटी थी। तो ये था सिगमंड फ्राइड के बारे में। चलिए अब इनकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो किस पर है? ठीक है, सिगमंड फ्राइड के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने मन की अलग अलग जो अवस्थाएं हैं ना उसके बारे में बताया, और जिसमें से मेन जो है एक टर्म का इस्तेमाल ये करते हैं जिसको कहा जाता है लिबिडो। पढ़ा होगा आपने लिबिडो के बारे में, ये क्या होता है? लिबिडो के बारे में समझते हैं हम कि जो मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उसमें समझा जाता है लिबिडो। ये क्या है लिबिडो? एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, या फिर कहा जाता है इसे सेक्सुअल अर्ज। सेक्सुअल अर्ज। अब ये लिबिडो इसके कारण है, इनकी बहुत सारी आलोचना भी हुई है। किसके? मन की अवस्थाएं समझाई उन्होंने कि इंसान की जो मन की अवस्थाएं होती है ना, वो अवस्थाएं जो हैं वो इस पर ही आधारित होती है। किस पर? इस लिबिडो पर। अब ये क्या बोला है लिबिडो, इसको समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो होता है ना वो हर चीज क्यों करता है? क्योंकि उसको उससे क्या मिलता है, एक जिसको सलमान खान की एक मूवी आई थी ना, किक मिलती है, मतलब उसको करने के लिए कुछ मिलता है, कुछ मतलब इस तरीके का ड्राइविंग फोर्स जो है वो मिलता है। अब मैं ये काम क्यों कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे इससे एक अजीब सी खुशी मिलती है कि भाई मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लोग कितने सारे लोग जो है मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो ये एक किक है। तो हर व्यक्ति जो है वो काम करता है, उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जिसको उन्होंने दी संज्ञा, किसकी? लिबिडो की दी। ये एक तरीके का सेक्सुअल अर्ज प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके की उत्साहित एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है व्यक्ति को, और वो व्यक्ति उस वजह से ही अपने आगे कार्य को संपन्न कर रहा है। मन की अलग अलग अवस्थाएं होती। अब इनकी आलोचना इस वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने ये बताया कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से इसलिए अटैच होता है क्योंकि वो वहां से एक तरीके से कहना चाहिए एक तरीके से अट्रैक्शन
अट्रैक्शन मिलता है उसको अपनी माँ से, ठीक है। उसको भी यहाँ पर इसकी वजह से अट्रैक्शन मिलने के कारण एक बच्चा जो है, एक उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो एक मेल चाइल्ड होता है वो अपनी माँ से अट्रैक्ट होता है, और एक फीमेल चाइल्ड जो होती है वो अपने पिता से अट्रैक्ट होती है। तो वहां पर भी एक जो फोर्स है, वो कौन सा फोर्स काम करता है, लिबिडो काम करता है। इस एक पॉइंट पर इनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई है, लेकिन वो एक अलग बात है, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये एक बात है जिसमें कही जाती है कि इनकी आलोचना क्यों हुई, ठीक है। तो लिबिडो जो है वो मन की अवस्थाओं को समझाने वाला एक फोर्स होता है, ठीक है। अब जो इनका मेन काम जो है वो क्या बताता है, मेन जो पर्सनालिटी पर इनका जो काम है वो बताता है कि 3 टाइप की भाई पर्सनालिटी होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इड क्या होता है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसको इड ही कहते हैं, इड कह देते हैं, ठीक है। ईगो को ईगो ही कहते हैं, ईगो को नहीं, ईगो को कहते हैं अहम, अहम, ठीक है। और इसको कहा जाता है परा अहम, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। अब ये क्या है, ये इनकी पर्सनालिटी के मेन हिस्से हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि कभी भी आप देखते होंगे ना, तो जब किसी मूवी में भी ऐसा दिखाते हैं ना, एक बच्चा है, एक बैठा हुआ है बीच में, और ऐसे जैसे मान लेते हैं ये एक बच्चा है, ये बैठा हुआ है, सोच रहा है, ठीक है, जैसा भी बना दिया उसको समझ लो ये एक बच्चा है। उसकी दिमाग का एक हिस्सा होता है जो उसको बदमाशी करने के लिए प्रेरित करता है, कर तू बदमाशी, ठीक है। और उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा होता है जो उसको हर एक ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जो अच्छा है, ठीक है। तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है और ये उसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बच्चा है ये हो गए हम, ठीक है। हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होगा जो हमको हर उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा जो काम क्या है, ठीक नहीं है, जिसको हम कहते हैं गलत है, मत करो इसको। और एक हिस्सा होगा हमारे दिमाग का जिसको, जो हमें प्रेरित करता है हर एक अच्छे काम को करने के लिए, ठीक है। दोनों ही स्थितियां जो हैं वो हमारे दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। मूवीज में दिखाते हैं कि एक बच्चा है, एक खड़ा हुआ आदमी, यहाँ पे एक काले कपड़े में खड़ा हो जाता है राक्षस जैसा बन के, और एक व्हाइट कपड़े में खड़ा हो जाता है संत बन के। तो वो क्या करते हैं, जो राक्षस जैसे शेप में आ रहा है वो उसको उकसाता है कि ये तू कर कर कर, और ये वाला जो है सफेद कपड़ों वाला एक संत जैसा आता है तो वो मना करता है कि नहीं ये नहीं करना। तो जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज होता रहता है इन्हीं बातों में। तो ये जो इड है, ये ब्लैक आदमी जो है ना, ये है जो कि नेगेटिवली मोटिवेट करता है हर समय। हर इंसान के में होता है, ऐसा नहीं है, कोई संत नहीं है इस दुनिया में, हर आदमी के अंदर ये तीनों स्थितियां होती हैं। ईगो जो होता है वो बैलेंस की स्थिति करता है, और जो पराय है मतलब सुपर ईगो जो होता है वो आपको वैल्यू बताता है कि किस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को बढ़ा सकती हैं, अपनी नैतिकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, प्लेजर, मतलब प्लेजर यानी कि मजा। अब मजा किस चीज में आता है, हर उस चीज में मजा आता है जो चीज आपको मना की जाती है ना। जैसे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई नहीं करने के पीछे आता है कि भाई कौन उठे सुबह सुबह, नींद आ रही है, सोना है, तो सोने में जो मजा आता है ना वो किसी चीज में नहीं आता। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मजा देती हैं लेकिन आपको नुकसान भी देती है ना। तो जो प्लेजर होता है, और हर व्यक्ति के अंदर वो प्लेजर लेने की इच्छाएं जागृत होती हैं, वो होती हैं जो उसका इड जो है वो उसको विवश करता है उन प्लेजर को लेने में। अब जो बेचारा ये ईगो है ना वो ये बोलता है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन सोचता है कि चल यार मान लेता हूँ इसकी, आज कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, आज जाके घूम आए लोगों के साथ में, कोई ऐसे काम भी कर लिए जो कि मना करे जाते हैं तो भी हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। लेकिन जो ये सुपर ईगो है ना वो कह देता है कि नहीं आपको ये नहीं करनी है, आपको नैतिक बनना है, आपको वो सारे काम करने हैं जो कि सभी जगह से पॉजिटिव हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति को करने चाहिए। तो क्या करता है
ये जो ईगो है ना वो इसकी भी सुन लेता है और इसकी भी सुन लेता है, इड की भी सुन लेता है और सुपर ईगो की भी सुन लेता है, और बैलेंस बनाता है दोनों के बीच में संतुलन बनाता है। कहता है कि ठीक है, तू बात जो है वो सही कह रहा है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक दिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर मैं इसकी खाना पूर्ति कर लूंगा और मैं काम कर लूंगा। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कोई एक बंदा है जो डाइटिंग कर रहा है, उसकी सख्त जो है वो हिदायत उसको दी गई है कि तुम्हें मीठा नहीं खाना है, तुम्हें तेल तेल बना हुआ तला चटपटा नहीं खाना है। लेकिन क्या है कि जब आप कहीं पे ऐसा जगह जाते हैं जहाँ एक बहुत अच्छी आपको डिशेज जो है वो दिखाई देती हैं, तो आप क्या करते हैं, खा लूं। तो जो इड वाला पोर्शन है ना वो आपको कहेगा खा ले कोई दिक्कत नहीं है, आज तो खा ही ले, आज तो कोई दिक्कत नहीं। ईगो कहेगा, सुपर ईगो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने तुमको बिल्कुल मना किया है, हिदायत दी है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, इससे तुमको नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी आज तक की मेहनत खत्म हो जाएगी, मत खा मत खा। लेकिन ये ईगो जो है ना वो क्या कहेगा, बीच का रास्ता निकालेगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ बस, बाकी ना मैं पूरा नहीं खाऊंगा क्योंकि नुकसान करेगा। इसकी बात में मान लेता है, हाँ तेरा ना बात मान लेता हूँ, थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, तो वो थोड़ा सा टेस्ट कर लेगा। तो मतलब ईगो जो है वो बीच का रास्ता निकालता है, ठीक है, वास्तविकता पे काम करता है। अब देखिए सही क्या है गलत क्या है इस पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि आपकी जो इच्छाएं है ना, अगर आप कंप्लीटली अपनी इच्छाओं को दबा देंगे, मतलब इड ने जो भी इच्छाएं बताई हैं उसको कंप्लीट आपने दबा दिया, एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया सुपर ईगो के कहने पर, तो जो इच्छाएं हैं वो आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर जो हैं वो भरी रहेंगी और एक ऐसा समय आएगा जो बहुत ही गलत तरीके से बाहर निकलेंगी। इसलिए ये जो तीनों पार्ट्स हैं आपके पर्सनालिटी के, वो हमेशा ही द्वंदात्मक स्थिति में रहते हैं, हमेशा ही एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। और ये बात मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से अपनी खुद की पर्सनालिटी को एक बार चेक करके इस तरीके से सोचिएगा, तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। एक और बात जो मैं आपको नहीं बता पाई वो ये है कि इड जो होता है वो बाय बर्थ होता है। इंसान का जो जन्म होता है ना, जो जन्म से जिस तरीके की उसकी अपब्रिंगिंग है, जेनेटिकली जिस तरीके से उसने सीखा है, जिस तरीके के एनवायरमेंट में भी वो जो पैदा हुआ है ना, तो उसकी जो इड वाली इच्छाएं हैं वो क्या होती है, उसकी बाय बर्थ होती हैं। और जो सुपर ईगो वाली होती हैं ये क्या होती हैं, कई बारी जो ज्ञान उसको मिलता है, जिस तरीके से उसने आसपास के लोगों से अपनी सोशल बाउंडिंग की वजह से, या फिर कहना चाहिए स्कूल में जो उसने सीखा, लोगों के साथ में मिला जुला जुड़ा, एनवायरमेंट से ऑब्जर्व करके उसने सीखा, उससे ये बात समझ में आती है कि मोरालिटी क्या है, नैतिकता क्या है, ठीक है। और जो ईगो होता है वो क्या हो जाता है, बीच वाला पार्ट वो अपने आप ही बन जाता है। तो इड जो है वो बाय बर्थ होता है, सुपर ईगो जो है वो आता है, अडॉप्ट होता है एनवायरमेंट की वजह से, एजुकेशन की वजह से, और ईगो जो होता है वो दोनों में पर्सनालिटी में बीच का काम करता है, जो कि उसको इच्छाओं को करना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है ये बताता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आज हम इसके बाद पढ़ते हैं लिबिडो के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि एक तरीके से ये क्या है, सेक्सुअल अर्ज प्रोवाइड करता है। इसके बाद में दो और चीजें होती हैं जो कि मेनली होती हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स। अब ये क्या चीजें हैं इसको समझ लेते हैं। लाइफ, तो इरोज और थैनेटोस दो तरीके के इंस्टिंक्ट्स होते हैं। कौन कौन से, लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स, इनको भी समझना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरोज क्या है, थैनेटोस क्या है। तो देखिए इरोज जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी जो आपको क्या करे, मोटिवेट करे, आगे बढ़ाए, आपको खुशी प्रोवाइड करे, ठीक है, जिसको देखकर आप क्या करें कि एक उत्साहित हो जाए। और डेथ इंस्टिंक्ट्स में को कहा जाता है थैनेटोस, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है, जो कि आपको पीछे ढकेलती, ये पॉजिटिवली मोटिवेट करता है और ये नेगेटिवली करता है, ये पीछे ढकेलता है। दोनों में अंतर समझ में आया। जैसे सपोज हर किसी के घर में ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करता है। जैसे मेरे घर में मैं बताऊं अपने कि मेरी जो पेरेंट्स हैं उनको देख के मैं पॉजिटिवली मोटिवेट होती हूँ। जब भी उनकी शक्ल देखती हूँ, उनका होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि मैं उनकी तरफ देखती हूँ ना, मुझे अच्छा फील होता है। मेरी एक छोटी सी भतीजी है जो आती है, उसको देख के मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं और उसको देख के मेरा मन जो एकदम खुश हो जाता है।
तो ये सारी चीजें मुझे क्या करती है, मोटिवेट करके आगे बढ़ाती है। और डेथ इंस्टिंक्ट्स में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं आपके जिंदगी में जो आपको क्या करती है, नेगेटिवली मोटिवेट करती हैं, मतलब आपको पीछे ढकेलती हैं। तो जो पॉजिटिवली करे वो इरोज, जो नेगेटिवली करे वो थैनाटोस। क्लियर, ये बात याद रहेगी, इरोज क्या है, थैनाटोस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या पढ़ना है हमें, लिबिडो के बारे में तो आपने समझ लिया, एक तरीके का सेक्सुअल अर्ज होता है जो। अब पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ माइंड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये पढ़ा होगा इस तरीके से कि एक तरीके का आइसबर्ग जो है उसकी तुलना की गई है दिमाग से। दिमाग जो है हमारा वो एक तरीके के बर्फ के टुकड़े की तरह होता है जो कि पानी में डूबा हुआ है। तो इसका क्या होता है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर है, जो कहलाता है हमारा कॉन्शियस माइंड। ठीक है, और एक जो माइंड है हमारा इस तरीके से लहरों में ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। और ये वाला जो माइंड है वो कहलाता है क्या, नीचे आ जाता है। तो ये जो माइंड है ना हमारा इधर वाला, ये 1/10 है। अगर ये कंप्लीट चीज देखी जाए 10 ना, तो ये 1/10 है। और ये वाला जो माइंड है ये 9/10 है। मतलब हमारा सिर्फ ये पोर्शन जो है 10% पोर्शन जो है वो कहलाता है कॉन्शियस। क्या कहलाता है, कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब चेतन दिमाग। ठीक है, और ये वाला जो लहरों में डूबा हुआ है ना, इसको कहते हैं अर्ध चेतन। अर्ध चेतन जिसको कहा जाता है सब कॉन्शियस। और जो ये नीचे पोर्शन है ना, इसको कहा जाता है अचेतन। अचेतन दिमाग यानी कि अनकॉन्शियस। क्लियर, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। हर व्यक्ति के अंदर ना ये दिमाग की स्थितियां होती हैं। ऐसा दिमाग जो कंप्लीटली जागृत अवस्था में आपके सामने है, वो केवल एक पार्ट होता है, यानी कि 10% पार्ट होता है टोटल सारे ही दिमाग का। बाकी 90% जो हिस्सा होता है ना, वो हमारा अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। अब सारी जो हमारी जो हम एक्टिविटी करते हैं सामने, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, दूसरा इंसान कुछ सुन रहा है, ये सारी बातें जो है हमारी वो किस लिए होती हैं, चेतन दिमाग से होती हैं, जो केवल 1% है। बाकी जो हमारा कंप्लीट माइंड जो है वो क्या होता है, अचेतन होता है, जो कि कॉन्शियस लेवल पर नहीं है। एक मूवी आई थी, आपने शायद देखी हो, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। उसमें क्या होता था कि एक बंदा होता था जो कि रियल लाइफ में तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि बहुत ही हेजिटेट रहता था, कभी किसी से बात नहीं करता था। लेकिन अंदर उसके जो अचेतन मस्तिष्क है ना, उसके अंदर ये चीजें भरी हुई थी कि मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करें, मेरे से इम्प्रेस हो जाएं, मेरे से मोटिवेट हो, मेरी वाहवाही करें। तो वो अचेतन मस्तिष्क में जो इच्छाएं होती थी ना, उन इच्छाओं से अनकॉन्शियसली अपने आप को ही फोन करता था, और फोन करके वो ऐसी ऐसी बातें कहता था। तो उसका जो चेतन दिमाग है वो सोचता था कि कोई और मुझे कॉल कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी थी, कभी देखिएगा। तो ये है, तो हमारे दिमाग में भी जो हमारी सारी दमित इच्छाएं होती हैं, जिनको हम दबा देते हैं, जो ईगो हमको नहीं करने देता है सुपर ईगो के कहने पर, वो सारी इच्छाएं कहाँ स्टोर हो जाती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। अगर ईगो जो है वो बैलेंस ना करे ना हमारी जिंदगी को, तो ये अनकॉन्शियस माइंड जो है कभी भर जाए जब दिमाग में इच्छाओं से, तो कभी फट पड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से फटेगा, और फिर इंसान को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा दमित करना सही नहीं होता है, अपनी इच्छाओं को बिल्कुल दबा देना भी सही नहीं होता है, क्योंकि वो फिर बाद में बहुत बुरी तरीके से निकलता है। क्लियर, तो दिमाग की मतलब माइंड की कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। क्लियर, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। बात समझ में आ गई ना। अब चले आज की क्लास में एक लास्ट चीज जो है हमें पढ़नी है वो हम पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो है स्टेजेस ऑफ फ्राइड की, जो डिफरेंट स्टेजेस है ना उसको पढ़ लेते हैं। 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। ठीक है,
क्या लिखा मैंने? ठीक है, कौन कौन सी है? फर्स्ट कहलाती है ओरल। ओरल स्टेज, इसमें होता है 0 से 1.5 ईयर। अब ओरल स्टेज क्या होती है? इसमें टोटल मिला के देखा जाए तो 18 महीने तक का बच्चा होता है ना। ओरल स्टेज में क्या होता है? बच्चा हर चीज ना मुंह से रखता है। आपने बच्चे को कभी ऑब्जर्व किया हो ना, तो वो हर चीज क्या रखता है? अपने सेंसेस से समझता है। ठीक है, वो उनकी जो हमने कल पढ़ी थी वो सेंसरी मोटर स्टेज थी, वो सेंसेस का। तो इन्होंने कहा नहीं, ओरल है, हर चीज को मुंह में रखेगा, मुंह से चूसेगा, हर चीज लेगा। जो भी चीज है, हाथ होगा तो वो मुंह में जाएगा, आप उसको कोई टॉय देते हो तो वो भी मुंह में जाएगा। तो ये सारी जो उसकी खुशी है ना, सारा जो प्लेजर है ना, वो कहाँ से मिलता है? उसको ओरली, मुंह से मिलता है। इस कारण से इस स्टेज को कहा जाता है ओरल स्टेज। सेकंड वाली जो है उसको कहा जाता है एनल। एनल, एनल जो होती है वो क्या होती है आपकी? 1.5 साल से लेकर 1.5 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक होती है। ठीक है, ये जो पीरियड है वो एनल स्टेज का होता है, जिसमें बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, इंद्रियों से हटकर भी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। ठीक है, बट वो किस तरीके से? अलग तरीके से, जैसे कि बाथरूम जाकर, पानी पीकर, अपनी इच्छाओं को, अपने खाना खाकर अपनी इच्छाओं को जस्टिफाई करता है। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई करता है, तो वो एनल स्टेज हो जाती है। बाथरूम जाना, यूरिन निकालना, स्टूल पास करना, इन सब से उसको बड़ा प्लेजर मिलता है। तो इस स्टेज में ये चीज हो जाती है। फिर आती है फैलिक स्टेज। फैलिक, फैलिक स्टेज क्या होती है आपकी? 3 से 6.5 साल की। ठीक है, इसी स्टेज में 2 चीजें आती हैं, बहुत जरूरी है समझना। वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस और दूसरा आता है इलेक्ट्रा। अब ये क्या है? ओडिपस क्या है, इलेक्ट्रा क्या है, इसको समझ लीजिए। ओडिपस जो है एक बॉय, और इलेक्ट्रा जो है वो क्या है? एक गर्ल है। ये एक ऐसी बात है कि जब 3 से 6.5 साल का बच्चा होता है ना, तो जो मेल चाइल्ड है वो अपनी माँ से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब वो किस वे में होता है? इनका कहना तो ये है कि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है अपनी माँ से, और जो मेल चाइल्ड है वो अपनी माँ से, और फीमेल चाइल्ड जो है वो अपने पिता से होता है। और उसी को उन्होंने ओडिपस और इलेक्ट्रा का नाम दिया है, क्योंकि ओडिपस जो था एक बॉय था, एक ऐसा राजा था जिसने अपने फादर को ही मरवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ से नजदीक कोई भी आए, तो उसने फादर को मरवा दिया था। तो उसी संदर्भ में इस चीज को लिया गया है कि इसमें बच्चा जो है वो ऑडिपस टाइप का बिहेव करता है। और इसी तरीके से कोई लड़की थी, रानी थी, जिसने अपनी माँ के साथ गलत किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर के नजदीक कोई भी जाए। तो ये इस तरीके से था ऑडिपस और इलेक्ट्रा। तो जो 3 से 6.5 साल का बच्चा होता है वो इसी तरीके से बिहेव करता है। एक मेल चाइल्ड अपनी माँ से अट्रैक्ट होता है, फीमेल चाइल्ड अपने बाप से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो कहलाती है लेटेंट स्टेज। लेटेंट, ये कब से कब तक होती है? 6 से 12 साल, या 6.5 से कहा जाए तो 12 साल। लेटेंट स्टेज क्या होती है? इसमें बच्चों के अंदर में ना एक तरीके से काम उत्तेजना, जिसको कहते हैं सेक्सुअली, अपने आप को देखना, अपने आप को मिरर में देखना, अपने आप को देखना कि मतलब किस तरीके से, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को समझने लगता है ना, कि मेल हूं मैं, फीमेल हूं। लेकिन इस स्टेज में, लेटेंट स्टेज में क्या होता है? मेल चाइल्ड मेल के साथ में इंटरेक्ट होना ज्यादा पसंद करता है, फीमेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड के साथ में करती है। मतलब ये लड़कियों लड़कियों का ग्रुप बन जाता है, लड़कों लड़कों का ग्रुप बन जाता है। इसमें उनको समझ में आ जाता है वो लड़की मुझे उसके पास नहीं जाना है, वो लड़का है मुझे उसके पास नहीं जाना है। यहाँ पर इस साल से साल बच्चे जो होते हैं वो अपने ग्रुप में खेलते हैं, मतलब लड़का लड़के के ग्रुप में खेलेगा और लड़की लड़की के ग्रुप में खेलेगी। और आगे आता है जेनाइटल स्टेज।
जेनाइटल स्टेज ये 12 साल से शुरू हो जाती है और उसके बाद में डेथ तक चलती है। इसमें जो होता है एक बच्चा जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है सेक्सुअली, उसके अंदर अपोजिट सेक्स को देखते हुए अट्रैक्शन पैदा होता है और वो उससे अट्रैक्ट होके उसके साथ में जुड़ने और उसके साथ में उसके नजदीक जाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। यहाँ से उस चीज का शुरुआत होती है और अप टू उसकी एज तक ये काम चलता रहता है। तो फ्राइड ने अपने जो कहना चाहिए क्या, एक पूरी एज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने बताया ओरल, तो जिसमें बच्चा हर चीज मुंह से शक सक करके प्लेजर लेता है, सीकिंग करता है। और सेकंड है एनल, जिसमें जो हमारे यूरिनरी टाइप पार्ट होते हैं, इसमें उनसे उसको खुशी मिलती है। तो ये सारे कामों में उसको अच्छा लगता है। पहले की स्टेज जो होती है इसमें बच्चा अपने मेल और फीमेल चाइल्ड अपने माँ बाप के साथ उस तरीके से बिहेव करते हैं। लेटेंट स्टेज होती है वो ऐसी स्टेज होती है जिसमें एक मेल चाइल्ड को पता हो जाता है कि वो फीमेल चाइल्ड है, उसके साथ नहीं जाना है, अपने ग्रुप में खेलना उसे अच्छा लगता है। और जेनाइटल स्टेज में वो अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो ये था आज का हमारा फ्राइड की जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी अर्जित करी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो दूसरों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ईगो की रक्षा करने की क्रियाएं, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ईगो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सभी कुछ हम करते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी को अगर आपको खुद समझना है ना, तो ये सारी चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैंने डिफेंस मैकेनिज्म भी आज ही पढ़ा दिया ना तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि ये पर्सनालिटी है ना, अलग अलग तरीके से अपने आप को डिफाइन करती है। बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं हम, तो ये भी हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। तो बोर नहीं करना है मुझे, इस वजह से आप डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हम कल करेंगे। आज की क्लास को करते हैं यही खत्म। अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, नंबर जो बताया था उसमें मुझे मैसेज कर देना, तो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाना। और ये सारे जो पढ़ा रही हूँ इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मैं मेहनत कर रही हूँ, 2 क्लास ले रही हूँ। आप भी जुड़िए, आप भी मेरे साथ मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं करूँगी वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आपको भी करना पड़ेगा। तो खत्म करें आज की क्लास को, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शपा खैर, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।